Hello guys, how are you? Welcome to the state class of physics O levels. आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप ए लेवल्स की वीडियोस ही अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलो फिर मैं ओ लेवल्स की वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वी विल डू अ पास पेपर, वी विल डू अ लेटेस्ट पास पेपर. दिस पास पेपर इज May June 2024 paper 1-2. Right, the time for this paper is 1 hour and you have to do 40 MCQs in 1 hour, right? So the average time for one question is 1.5 minutes. Hopefully आप जो question है इससे पहले ही कर लोगे, ठीक है। और जो आपने आंसर्स को शेड करना होता है बबल शीट के ऊपर, वो पेंसिल से शेड करना होता है और इंसानों की तरह विद इन द बॉक्स शेड करना होता है। नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर. So we have a first MCQ. What is measured using micrometer? What is the full name of micrometer? Micrometer screw gauge, right? So micrometer से आप directly क्या चीज़ measure करते हो? Voltage? No. Current? No. Time? No. You measure mass. Mass भी measure नहीं करते बच्चों. आप micrometer को use करते हैं to measure length, right? Micrometer is a length measuring instrument. Let's move on to the next question. Two people pull on ropes to move a boat along a canal. ठीक है, ये जो हमारी नहर लाहौर वाली, इसमें बोट को पुल कर रहे हैं दो लोग. और याद रखना जनाब, आप रोप से हमेशा पुल कर सकते हो, किसी चीज़ को पुश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक गाय के साथ, आप लोग गाय है ना, गाय के साथ मैंने एक बांधा हुआ है, रस्सी बांधी हुई है, तो आप गाय को पुल कर सकते हो, गाय को पुश नहीं कर सकते हो, राइट। द बोट मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी. इट मीन्स दैट द नेट फोर्स इज जीरो. द वेक्टर डायग्राम फॉर द टेंशन इन द रोप इज शोन. तो बच्चों अगर आप देखो कि एक टेंशन, मैं इसके पैरेलल रूलर प्लेस कर रहा हूँ, इज इन दिस डायरेक्शन, है ना, और दूसरी टेंशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरी टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन. और मैंने जनाब इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दिया. आई एम गेटिंग अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस, ठीक है. एंड बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी है, देयर विल बी अ थर्ड रेजिस्टिव फोर्स जो कि इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस आउट करेगी, राइट. तो जो आपका जनाब स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका एंडिंग पॉइंट भी है. ये तो हो गई आपकी टोटल बैकवर्ड फोर्स. अब आपकी वेक्टर डायग्राम इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और आपकी वेक्टर डायग्राम इसी पॉइंट पर एंड हुई, सच दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. विच वेक्टर इज अ ड्रैग एक्टिंग. बच्चों ये ड्रैग फोर्स है विच इज मेकिंग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो. सो जो आपकी ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इसके लिए आपको वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना आना चाहिए, ठीक है. सो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर द वेक्टर डायग्राम्स. और आप उसके लिए स्लेट की वीडियोस देखेंगे वरना आपको भूल जाएगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3, the graph shows how the speed of the car traveling in a straight line changes with time. Which section show the largest acceleration? You know that the gradient of speed time graph gives the value of acceleration. So gradient is the steepness. How vertical is the line? ठीक है. इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि steepness देखनी है, ये नहीं देखना कि लाइन फॉलिंग है या लाइन राइजिंग है. जनरली एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों के लिए आप वर्ड एक्सेलरेशन यूज़ कर देते हो. सो इस सेक्शन पर भी लाइन स्टीप है, सेक्शन ए पर, बी पर भी है, डी पर भी है, लेकिन इट इज़ मोस्ट स्टीप एट पोजीशन नंबर ए. सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए, राइट. किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में ज़रूर जो है बताइएगा, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट. सो अपने कमेंट्स बॉक्स को एक्टिव रखिएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. अ मैन वॉक्स अलोंग अ पाथ फ्रॉम x to y. द डायग्राम शोज द पाथ फ्रॉम द अबव. द मैन measures the distance he walks and then the time taken. Which quantity
कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डाटा ओनली। तो बच्चों उसने डिस्टेंस मेजर किया है, नॉट द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो बेसिकली आप उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो आपके पास एवरेज स्पीड का ऑप्शन है कि आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। yes, average speed is equal to total distance divided by total time. So I think you can find the value of average speed. The right answer is option B. आसान सवाल है यार, चिल सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमिन इट्स रेजिस्टेंस टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जी बच्चों डेफिनेटली इट्स मैस, ठीक है, मैस या इनर्शिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, the diagram shows a moon buggy used by astronauts. So basically जब मून के ऊपर आपने ट्रैवल करना है तो आप मून बग्गी को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके आगे घोड़े क्यों नहीं है? बिकॉज मून पे आप अपने साथ घोड़े नहीं लेके गए हो, ठीक है। द mass of the moon buggy on the earth is 210 kg. The gravitational field strength on the moon is 1/6 the gravitational field strength on earth. What is the weight of moon buggy on the moon? जी बच्चों सबसे पहले आप मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो। अर्थ के ऊपर कितनी है? 9.8। मून के ऊपर कितने टाइम्स लेस है? 6 टाइम्स लेस है। सो यहाँ से फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एंड दैट वैल्यू इज 1.63 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ ऑन द मून यू विल यूज दिस इक्वेशन W equals mg. Mass of this buggy is 210 and gravitational field strength is 1.63. सो आप यहाँ से आंसर फाइंड आउट करो। दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 343 एंड इट इज ऑप्शन डी। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ कार travels along a road. The force on the car due to engine is 800 newtons. The motion of the car depends upon the value of the total resistive force. Which row shows the motion of the car given by the force R? जी बच्चों, दिस फोर्स इज मार्किंग द फॉरवर्ड फोर्स ना, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स। तो अगर फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी दिस कार विल एक्सेलरेट, और अगर बैकवर्ड नेट फोर्स ज़्यादा होगी तो दिस कार विल डिसेलरेट, ठीक है। ये बैकवर्ड फोर्स 500 है, द कार मस्ट एक्सेलरेट, डिसेलरेट नहीं होगी। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। अगर फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगी इट विल ट्रैवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। अब नेट फोर्स कितनी हो गई बच्चों? बैकवर्ड फोर्स अगर 900 है, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स विल बी फॉरवर्ड फोर्स 800 माइनस बैकवर्ड फोर्स विच इज 900 minus 100 newtons, and this minus sign is showing that the net force is opposite to the direction of motion, जिसकी वजह से आपकी कार डिसेलरेट करेगी। So the right answer is option C, ठीक है। Why not D? अगर बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी तो कार डेफिनेटली एक्सेलरेट नहीं करेगी, इट विल decelerate. So this is also not the right answer. The right answer is option C. Okay, next question number 8. 4 of the gravitational forces that act between the objects in the solar system are listed. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो planets या जो masses included हैं वो है मून, अर्थ और सन। हम अर्थ ड्रॉ करते हैं, दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज मून एंड दिस इज सन। अब इनके जो रिलेटिव साइजेस हैं उनके हिसाब से हम उनको नेम कर देते हैं, दिस इज मून, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। याद रहे E फॉर अर्थ, M फॉर मून एंड S फॉर सन, ठीक है। फोर्स P इज फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ। मून जो है अर्थ पर पुलिंग, सॉरी अर्थ जो है मून पर पुलिंग फोर्स लगा रहा है, दिस इज फोर्स P। फोर्स Q इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, तो ये आपके पास फोर्स Q आ गई। फोर्स R इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, ये आ गई आपकी फोर्स R। एंड फोर्स S इज फोर्स ऑन मून ड्यू टू सन, दिस इज फोर्स S। विच टू फोर्सेज आर न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर? बच्चों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्सेज हैं, विच इज अर्थ एंड मून, they are same in magnitude but they have opposite direction. Those forces are force P
and force R. So the right answer is option B. Right? Okay, the next one, question number 9. A box is moved up a rough slope from X to Y. अपवर्ड मूव कर रहे हो और अपवर्ड मूव करने पे इसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? हाइट के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. विच फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन? जी बच्चों, अगर आप इसको अपवर्ड मूव कर रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट opposite to the direction of motion, and direction opposite to motion is C. So C is the right direction of frictional force. Right? Next is question number 10. The graph shows how the extension of 4 different threads depends upon the load attached. Which thread is the most difficult to stretch over the range of loads? जी बच्चों, जिस पर आपने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई की बट इन रिजल्ट एक्सटेंशन बहुत कम आई, एंड दैट इज दिस वन. इसमें मैक्सिमम लोड है और वो आपको पता चल रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वाई एक्सिस इज वेरी लिटिल. यहाँ से जो आपके पास एक्सटेंशन की वैल्यू आई है, दिस इज वेरी लिटिल एक्सटेंशन. बाकियों में एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ पेपर कर रहे हो तो एंड तक करना है. अगर आप फ्रेंड के साथ किसी टूर पे जाते हो तो उसके साथ ही वापस आते हो. मेरे साथ आप पेपर करने निकले हो, मेरे साथ एंड तक चलना है, मुझे अकेला ना छोड़ देना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर पाथ एज शोन. इट हैज़ कॉन्स्टेंट स्पीड. बच्चों याद रखिएगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग. ठीक है. देयर इज अ फोर्स ऑन अ सैटेलाइट ड्यू टू प्लैनेट. इन विच डायरेक्शन द फोर्स ऑन द सैटेलाइट व्हेन इट इज इन द पोजीशन शोन. जी बच्चों, जब ये इस पॉइंट पर है तो नेट फोर्स जो एक्ट करेगी दैट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और उसने सही डायरेक्शन का पूछा है, दैट डायरेक्शन इज डायरेक्शन डी. ठीक है. फोर्स सैटेलाइट पर एक्ट करेगी और पॉइंट करेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. तो इस एरो के साथ सिर्फ इस डी एरो की जो है डायरेक्शन मैच कर रही है. कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने कहा उसकी बातों में आना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर. क्वेश्चन नंबर 12 seems to be related to turning effect of force. देखते हैं. A crane has a 5800 Newton counterweight positioned at figure 2.3 meters. जी बच्चों, काउंटर वेट को इस वजह से बैलेंस करना होता है कि जितना लोड की वजह से मोमेंट है उसको या साथ काउंटर वेट एक्ट करेंगे तो वो बैलेंस होगा, अदरवाइज वो एक साइड पर टॉपल हो जाएगा. आपने अक्सर देखा होगा सोसाइटीज़ में या स्कूल में जो मैनुअल बैरियर्स होते हैं, रस्सी ऊपर करे ऊपर चला जाता है, पुल करे तो बैरियर क्लोज हो जाता है. उसकी दूसरी साइड पर भी काउंटर वेट होता है. अगर आपने नहीं नोट किया तो ज़रूर नोट कीजिएगा. ठीक है. व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2300 न्यूटन लोड एंड पोजीशन P सो दैट देयर इज़ नो मोमेंट. तो बच्चों आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मैं यहाँ पर एग्जैक्टली मार्क कर देता हूँ आपने कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है. आपने बच्चों ये डिस्टेंस D फाइंड आउट करना है जो कि लोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. अब ज़रा इस चीज़ को देखें. पॉइंट P इज़ अ पिवट, राइट. अब 2300 न्यूटन की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेगा. एरो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज. सो इट इज़ अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. और यहाँ पर 5800 न्यूटन की वजह से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? डाउनवर्ड. ठीक है. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख ही लेता हूँ कि दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट. सो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज बीइंग बैलेंस्ड आउट बाय एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बिकॉज इस वक्त आपके पास जो ये बार है उसकी पोजीशन इज एग्जैक्टली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो यू विल राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. Clockwise force is 2300. The corresponding distance is D is equal to anti-clockwise force is 5800 and its corresponding distance is 2.3 meters. Right? Let's solve it for D.
आप लिखेंगे 5800 मल्टीप्लाई बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2300. Answer is 5.8. The right answer is option D. The right answer is option D. ठीक है, C is the right answer, sorry, 5.8. Next question देखिएगा, question number 13. A car of mass 750 kg travels 400 meter at 25 meters per second. It then accelerates to 35 meters per second and then travels a further 400 meter. What is the change in momentum of the car due to acceleration? अब आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. A car of mass 700 kg travels 400 meter. Its initial velocity is 25 meters per second. Then it accelerates to 35 meters per second. ठीक है, to travel further distance of 400 meters. You have to find change in momentum. बच्चों, change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. Final momentum के लिए आप final velocity consider करेंगे, mv minus initial velocity. So this is m times v minus u. Mass is 750, v is 35 and initial velocity is 25. आप जनाब इसको करेंगे तो 750 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, विच इज 7500. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम the top of the building. The air resistance is negligible. The velocity of the ball is 14 meters per second when it hits the ground. What is the height of the building? तो बच्चों, बिल्डिंग के टॉप के ऊपर इसके पास कौन सी एनर्जी थी? हाइट से एसोसिएटेड एनर्जी इज gravitational potential energy. So it had gravitational potential energy which has been converted into its kinetic energy. The formula of gravitational potential energy is mgh or mg delta h and it is being converted into kinetic energy which is half mv square. दोनों साइड पर क्या चीज़ कॉमन है? mass. तो mass से कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? The gravitational field strength is 9.8. हाइट आपने फाइंड करनी है. It is equal to 1/2 multiplied by 14 square. We will solve it for h, right? So 14 square divided by 2 divided by 9.8. This value is 10 meters. So the right answer is exactly option B, 10 meters. अच्छा बच्चों, जब भी एक क्वेश्चन आपके सामने अपेयर होता है तो वीडियो पॉज करके कोशिश किया करें कि आप उसको खुद से अटैम्प्ट करें और फिर मेरे सोल्यूशन को देखें. दैट इज़ द राइट वे टू सी द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 15 देखें. विच एनर्जी सोर्स इज अवेलेबल कॉन्स्टेंटली ओवर 24 आवर्स पीरियड? नेचुरल गैस, सोलर सेल्स, टाइडल, विंड. तो बच्चों, नेचुरल गैस रिजर्व्स अगर आपके पास हैं तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. सोलर एनर्जी सिर्फ डे टाइम में अवेलेबल होती है. टाइडल एनर्जी भी डिपेंड करता है और विंड एनर्जी भी डिपेंड करता है कि विंड है या नहीं है. सो जो आपके पास हर टाइम पर एनर्जी अवेलेबल है दैट इज़ नेचुरल गैस. इट इज़ रेडिली अवेलेबल. और याद रखिएगा, जनरली नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. अ 15 watt lamp is turned on for 30 minutes. It wastes 7000 joules of energy. What is the efficiency? तो बच्चों, सबसे पहले आप इनपुट एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. इट्स पावर इज 15 watts एंड इट इज ऑपरेटेड फॉर 30 minutes. बट 30 इज नॉट द SI यूनिट. आपने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. सो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट विल बी दिस मच मिनट्स, राइट? सो 15 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60, दिस इज 27,000 joules ऑफ एनर्जी. ठीक है, 27,000 जूल्स में से 7,000 एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी. तो आपके पास आउटपुट एनर्जी कितनी बची? 27,000 माइनस 7,000 इज 20,000 जूल्स ऑफ आउटपुट एनर्जी. सो अब आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लें. एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी. ठीक है, आउटपुट एनर्जी इज 20,000, इनपुट एनर्जी इज 27,000. ठीक है, so 20,000 divided by 27,000, this ratio is coming out to be 0.741. So 0.74, option D is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. विच क्वांटिटी इज नॉट मेजर्ड इन जूल्स? डेफिनेटली जो एनर्जी नहीं है वो जूल्स में मेजर नहीं हो सकती. द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेटेंट हीट इज ऑल्सो एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट्स. और वर्क का यूनिट भी जूल्स होता है. तो किसका यूनिट जूल्स नहीं है? पावर का. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिक्विड इज करेक्ट? इट हैज फिक्स शेप. बच्चों लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती. इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप वेरिएबल होती है, बिकॉज लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ऑप कर लेगा. सो लिक्विड हैज वेरिएबल शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. भाई आप लोग अटेंटिव बैठे हो ना, स्क्रीन की तरफ देख भी रहे हो, एक बार जरा ध्यान से देख लें. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19. अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स हैज डिवाइडिंग वॉल इन इट्स मिडल. It contains two different gases, one in each half as shown. जी बच्चों, एक साइड पर कौन सी गैस है? ब्राउन गैस. और एक साइड पर कौन सी गैस है? कलरलेस गैस. द डिवाइडिंग वॉल इज रिमूव्ड. तो क्या होगा? दोनों गैसेस मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगी. द बॉक्स इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो बच्चों डेफिनेटली ये मिक्सअप होंगी और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा. द गैसेस डू नॉट रिएक्ट. वॉट इज सीन इन द बॉक्स? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा बच्चों? ब्राउन कलर थोड़ा सा पेल हो जाएगा. ब्राउन गैस ऑन द राइट एंड कलरलेस गैस ऑन द लेफ्ट. नो, बिकॉज जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो ये डेफिनेटली मिक्सअप हो जाएंगी. तो आपके पास एक लाइटर टोन ऑफ ब्राउन आनी चाहिए. पेल ब्राउन गैस थ्रू आउट. येस, दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर. सेवरल डिस्टिंक्ट कलर्स. नो, ओवर द टाइम जो है इसने मिक्सअप होकर एक होमोजीनियस, एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर फॉर्म करना है. कलरलेस गैस. जी बच्चों, कलरलेस गैस तो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, बिकॉज ब्राउन गैस अपना कलर लूज नहीं करेगी और वैसे भी ये रिएक्ट नहीं हो रही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20. अ बॉटल कंटेनिंग अ कोल्ड लिक्विड इज प्लेस्ड ऑन टेबल ऑन अ वार्म डे. ठीक है जी बच्चों, अगर इसमें कोल्ड लिक्विड है तो डेफिनेटली वार्म डे में जो है वो हीट गेन करने लग जाएगा. ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉटल. ठीक है, सो क्या हो रहा है? बेसिकली बाहर कंडेंसेशन हो रही है. विच प्रोसेस कॉजेज ड्रॉप्स टू फॉर्म? डेफिनेटली जो एयर के अंदर गैसियस फॉर्म में वेपर्स हैं वो लिक्विफाई हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड? बच्चों, थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kg of substance to raise its temperature by 1 degree Celsius. ठीक है, energy required to change the state. No, that is latent heat. Energy required to heat 1 kg of liquid through 1 degree Celsius. This seems to be the right answer. The increase in temperature of the liquid when it is heated. No, it is not the increase in temperature. It is heat energy required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, पता भी नहीं चला और हमने हाफ से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर भी लिया है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 22. विच स्टेटमेंट अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशंस इज करेक्ट? इन वैक्यूम इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. येस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इन फैक्ट all electromagnetic waves travel at speed which is 3 into 10 raised to power 8 meters per second, and this speed is constant for all. Infrared radiations are longitudinal. No, a big no. All the electromagnetic waves are transverse waves. Infrared radiations has higher frequency than the ultraviolet radiations. Infrared की frequency कम होती है. They have greater wavelength and lesser frequency. White surfaces are better emitters. No, white colors जो है वो poor emitters होते हैं and dark and black colors are poor जो good emitters of heat होते हैं. So the right answer is option A. They have speed of light in vacuum. Question number 23. अब आप देखें कि सारा का सारा पेपर जो है इस फॉर्मेट में है कि जो आपके सिलेबस का फॉर्मेट है. आहिस्ता आहिस्ता ये आपको वेव्स पे शिफ्ट कर रहा है and this question seems to be related to sound waves. The speed of sound in air is 330 meters per second. Which sound is classed as ultrasound?
बच्चों डेफिनेटली द साउंड विच हैव wavelengths which are less and they have frequency greater than 20,000 hertz. A sound with wavelength 250 सेंटीमीटर्स, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. फिर इसकी वेवलेंथ इन मीटर्स इज 2.5 मीटर्स. आप फॉर्मूला अप्लाई करो, V इक्वल्स एफ लैम्डा. ठीक है, वेलोसिटी इज 330, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी और वेवलेंथ इज 2.5. ठीक है, सो 330 डिवाइडेड बाय 2.5 इज 132 एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज लाइंग विद इन द रेंज ऑफ ऑडिबल रेंज. ठीक है, नेक्स्ट की जो आपके पास वेवलेंथ है वो है 0.25, राइट. इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें दैट विल बी 330 डिवाइडेड बाय 0.25. दिस इज इक्वल टू 1320 हर्ट्ज which is once again within the audible range. Next जो आपके पास wavelength है in meters, this is 0.025 meters because you have to convert length in meters by dividing it by 100. ठीक है, ऐसा unit of length meters में है. So frequency is speed which is 330 divided by wavelength which is 0.025 meters. So 330 divided by 0.025 meters, this value is 13,200 which is once again within the limit of audible range. ठीक है, तो ये सारी की सारी नॉर्मल ऑडिबल साउंड्स हैं, इनमें से कोई भी साउंड अल्ट्रासाउंड नहीं है. सो नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 24, which diagram shows how light from the distant objects form an image with a normal eye. तो बच्चों जब भी आपका नॉर्मल आई होगा, आपके जो आई का जो नेचुरल लेंस होता है, जिसको मैं शेड भी कर देता हूँ, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और नॉर्मली ऑल द लाइट इज कन्वर्ज्ड एट अ सिंगल पॉइंट एंड यू कॉल दैट सिंगल पॉइंट. आप इस सिंगल पॉइंट को क्या कहते हैं? दिस सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना. तो आपने देखना है कि इस सिंगल पॉइंट पर सारी की सारी वेव्स कहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, एंड दैट इज ओनली इन ऑप्शन ए. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अगेन एसोसिएटेड विद विजिबल लाइट. द कलर ऑफ विजिबल लाइट इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. विच लिस्ट ऑफ कलर्स इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ. याद रखना, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, सो दिस इज विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ. ठीक है, सो ब्लू, ग्रीन, येलो ऑर्डर देखें. ब्लू ये आ गई, ग्रीन ये आ गई, मतलब आप लार्जर वेवलेंथ की तरफ ही जा रहे हो. येलो उसके बाद आ गई एंड देन यू हैव रेड. सो इस सीक्वेंस में है 1 2 3 4, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना. विच लिस्ट ऑफ कलर इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ. बच्चों विदाउट एनी डाउट द आंसर इज ऑप्शन ए. आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26. अ थिन कन्वर्जिंग लेंस. बच्चों कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास. तो आपको बच्चों कन्वर्जिंग लेंस के सारे केसेस याद होने चाहिए. स्लेट वीडियोस में ये सारे के सारे केसेस थॉरोली डिस्कस्ड हैं. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास यू प्लेस द ऑब्जेक्ट वेल विद इन द फोकल लेंथ. जो इमेज बनता है वो अपराइट होता है, वर्चुअल होता है और एनलार्ज्ड होता है, राइट. विच रो गिव्स द नेचर ऑफ द इमेज एंड एक्सप्रेशन दैट इज यूज फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन. बच्चों इमेज मैंने आपको बताया वर्चुअल होता है, ठीक है, अपराइट होता है और एनलार्ज होता है, तो ये वर्चुअल है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन? वन ऑफ द फॉर्मूला इज इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट एंड द सेकंड फॉर्मूला इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. ठीक है, सो दिस विल बी इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, okay, the next one, the question number 27.
विच एप्लीकेशन इज नॉट यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड? क्लीनिंग ज्वेलरी के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होती है, स्कैनिंग अनबॉर्न बेबी, बड़ी सेफ वेव्स होती हैं अल्ट्रासाउंड, आप स्कैन के लिए यूज करते हैं। सोनार, ठीक है, सी की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए। इट इज समथिंग related to navigation and ranging. Sonar is basically sound navigation and ranging. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ sonar. So this is sound, NA for navigation, N for navigation, A for and R for ranging. So this is sound navigation and ranging, right? Okay. आपके पास स्टरलाइजिंग वाटर, बच्चों वाटर स्टरलाइजेशन के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं यूज होती, आप इसके लिए यूवी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, और थोड़े ही रह गए 28 के बाद, यू जस्ट हैव 12 मोर। विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? अब देखें, उसने वेव से शिफ्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप देखें, एक तो इक्वेशन आपके पास है V इक्वल्स आई आर, या आपके पास एक इक्वेशन है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, फ्रॉम हेयर वोल्टेज इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। यहाँ से आपके पास देखिए कि किससे इक्वेशन आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, नो नॉट एट ऑल। पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, नो दिस इज पावर। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, येस। हम इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन या वर्क डन इन कंपोनेंट, ठीक है, एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज बिटवीन द पॉइंट। सो सी सीम्स टू बी द राइट आंसर। और जो लास्ट है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, नहीं, इट्स प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं जनाब। अब सर्किट्स आ गए हैं और सर्किट से आपकी बहुत ज़्यादा जान जाती है। आपके सामने यहाँ पर 5 सर्किट्स लगे हुए हैं और मुझे तो इसमें से काफ़ी सारे आइडेंटिकल लग रहे हैं। याद रहे कि जब जब भी आप जंक्शन को पॉइंट आउट करें, जहाँ जहाँ पर भी जंक्शन होगा उसके साथ जो 2 रेजिस्टर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे। तो आपके पास ऐसे 4 सर्किट्स हैं जिनके अंदर जंक्शन है और ये डॉट्स जो हैं जनाब ये बोल्ड हुए हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट circuit 1, 2, 3 and 5 are identical, whereas 4th is the odd one out because इस केस में ये दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं और कोई जंक्शन नहीं है, राइट। विच सर्किट्स हैव आइडेंटिकल रेजिस्टेंस? वही जो सेम है, वही जो 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, दैट इज 1, 2, 3 and 5. 1, 2, 3 and 5 is in option number A. A is the right answer. Okay, let's move on to question number 30. आप 30s में आ गए, 40 is the last one, right? Which electrical appliance uses heating effect for electricity? जी बच्चों, आपको सेल फोन में हीट एनर्जी नहीं चाहिए होती जनरली, ठीक है, क्योंकि आप उसको एज आउटपुट नहीं यूज़ कर सकते। फैन में भी आपको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, विंड एनर्जी चाहिए। हेयर ड्रायर में इनफैक्ट हीट चाहिए होती है बिकॉज आपने हीट से जो मॉइस्चर होता है उसको एवेपोरेट करवाना होता है। एंड लॉन मूवर में भी आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए सो दैट यू कैन कट द ग्रास। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आसान सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वी आर लेफ्ट विद जस्ट लास्ट 10 MCQs. हाउ मेनी किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड बाय 1000 watt of heater connected to 230 volts of power supply for 30 minutes? जी बच्चों, आई थिंक कि इसमें वोल्टेज की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू पावर इन किलोवाट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स। सो पावर इन किलोवाट्स, पावर कैसे आएगी? पावर 1000 वाट्स है, इसको किलोवाट्स में कैसे कन्वर्ट करें? 1000 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। 30 minutes इज हाउ मेनी आवर्स? 0.5 hours. So this will be 1 multiplied by 0.5, 0.5 kilowatt hours. है आंसर? जी, ऑप्शन बी है, ठीक है। 32 देखे,
Which safety precaution must be taken when wiring an electrical kettle that is stainless steel body? बच्चों इसकी अर्थिंग करनी है to avoid electric shock. It must be earthed and have fuse on the live wire. याद रहे fuse is always placed on a live wire. Option A seems to be the correct answer. ठीक है, it must be earthed and fuse is placed on neutral wire. No, fuse is always placed on गर्म तार के ऊपर fuse रखेंगे ना. It needs a fuse in the live wire but does not need to be earthed. बच्चों अर्थिंग अगर आप नहीं करेंगे तो फ्यूज एक्टिवेट नहीं होगा. It needs a fuse in the neutral wire. बच्चों fuse is always placed on a live wire. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, और इसकी डिटेल वीडियो भी आप जाकर देखें. ये सारा काम हमने सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में सारा अपलोड कर दिया हुआ है आपके लिए. ठीक है, अब आपने मेहरबानी करनी है क्लासेस अटेंड करके. क्वेश्चन नंबर 33 देखे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ वायर इन अ प्लग कनेक्टेड टू अप्लायंस? बच्चों अर्थ वायर की ये ज़रूरत होती है कि अगर अप्लायंस के ऊपर किसी तरह उसकी मेटल केसिंग के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में फ्लो कर जाए और वो यूज़र को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंटेड रखे. टू कंप्लीट द सर्किट सो दैट अप्लायंस वर्क्स. नो, सर्किट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 वायर्स का रोल है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर. अर्थ वायर तो इन एमरजेंसी केस एक्टिवेटेड होती है, अदरवाइज वो तो आइडल होती है, वो तो यूजलेस होती है. ठीक है, टू कंडक्ट थर्मल एनर्जी सो दैट अप्लायंस डज नॉट गेट टू हॉट. नो, नॉट एट ऑल. To prevent a person getting electric shock, yes. To protect the appliance from the current that is too large, no. वो fuse होता है. So the right answer is option C. Right? Let's move on to the next question. Question number 34. The diagram shows a wire carrying current. ठीक है? In the magnetic field, what is the direction of force? जी बच्चों current upwards है. Magnetic field symbol B use करते हैं. ठीक है? अच्छा, एक क्वांटिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है विच इज़ फील्ड, एक क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो एक ही एक्सिस बचा है विच इज़ जी एक्सिस. सो आइदर फोर्स इज इनटू द प्लेन ऑफ पेज और आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेज. फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से अप्लाई करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन और पेज के हिसाब से अप्लाई करें. फोर्स फाइंड करनी है. फील्ड इज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स. माई थंब इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेज. So force will be exerted in the direction into the plane of page, which is option C. ठीक है. The next one is related to DC motor. The diagram shows a simple DC motor. What is part labeled Q? बच्चों this is split ring commutator. ठीक है. The right answer is option D. Right? It is split ring commutator. Next you have a transformer. आप देखें, the diagram shows the transformer. A student writes 4 statements about how the transformer works. An alternating voltage across the primary coil induces unchanging voltage. No. Changing voltage across the secondary coil. First statement is not correct. यहाँ पर भी आप AC सप्लाई करते हो which is changing, और आपके पास secondary coil में भी AC आउटपुट आती है. Right? Question number, option number 2. An alternating voltage across primary coil produces changing magnetic field in the iron core. Yes. जब जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो फील्ड ज़्यादा होगी, जब जब वोल्टेज कम होगी तो फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी. A changing magnetic field in a iron core induces an alternating voltage across the secondary coil. Yes. Alternating voltage देखें ना, मैंने पहले लिख दिया कि आपके पास alternating output होगी. Right? And अनचेंजिंग वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉयल. नो, आप यहाँ पर बच्चों चेंजिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग है. याद रहे कि आपके पास इनपुट में भी ऑल्टरनेटिंग है जो कि हर टाइम पर चेंज हो रही होती है लाइक दिस साइनोसॉइडल, और आउटपुट में भी आपके पास चेंजिंग वोल्टेज है और फ्लक्स तो डेफिनेटली चेंज होता ही है. सो जहाँ जहाँ पर मैंने टिक लगाया है दोज आर द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. सो द राइट आंसर इज 2 and 3. Definitely option C is the right answer. So we have last few questions. Which particle has smallest mass? बच्चों alpha particle has 2 protons and 2 neutrons. ठीक है, तो इसका mass तो significant होगा. Up next you have electrons. Electron का mass होता है
1 times 1/2000 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि बहुत कम होता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो स्मॉलेस्ट मास इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 38, विच टू एटम्स आर आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट। बच्चों, आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले आप ये देखें कि किन दो के प्रोटॉन्स सेम हैं। अगर तो प्रोटॉन सेम है तभी वो सेम एलिमेंट है। सो एटम 2 और एटम 4 आर ऑफ सेम एलिमेंट बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज 14। मजा आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना? ओके। सो 14 एंड 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक के 22 हैं, दूसरे के 24 हैं, सो these are the two isotopes, so the right answer is 2 and 4। ठीक है, कितने MCQs रह गए? 2। ओके, up next you have 39, 4 types of ionization radiations are listed: alpha particle which is in fact a helium nucleus, beta particles electrons होते हैं, x-rays and gamma radiation। which type of radiation can be emitted from unstable nucleus of radioactive element? बच्चों, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ये 3 टाइप की रेडिएशन जो होती हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होती हैं, और आप इसको रिपीटेडली सुनते रहते हो। ये तीनों दोस्त हैं आपस में, अल्फा, बीटा, गैमा। ये किसी को अपनी फ्रेंडशिप के अंदर एंटर होने नहीं देंगी। अल्फा, बीटा और गैमा, ठीक है, दे कंप्लीट ए ट्राइंगल, और इनके एरिया के अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता। So the right answer is alpha, beta and gamma, option A। So the last MCQ बच्चों, और लास्ट MCQ पे आपके 40 मार्क्स पूरे आ जाएंगे, और इंशाल्लाह CIs में भी आपके 40 मार्क्स पूरे आ जाएंगे अगर आप स्लेट से पढ़ेंगे। राइट? व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट पावर सन। बच्चों, सन पर कंबस्टन तो नहीं हो रही ना, सन पर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इनके न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। They result in the formation of helium nucleus. So these two small nuclei fuse to form a larger nucleus of helium, and you call this reaction nuclear fusion reaction. So it's a fusion of hydrogen into helium. The right answer is option C। ये C कुछ ज़्यादा ही आंसर नहीं आ रहे थे। Okay बच्चों, in this way we have completed this paper and I have tried कि मैं हर क्वेश्चन आपको thoroughly explain करूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि देर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन जॉइन स्लेट क्लासेस, यू कैन कमेंट में यहाँ पर ही आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर दूंगा। बट डू वॉच द वीडियोज़ रेगुलरली, डू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे ऑन योर रिकमेंडेशन। बाय।